बीए प्रथम वर्ष इतिहास के विद्यार्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत यह टॉपिक शुरू हो रहा है। इसका नाम है संगम युग। संगम युग के अंतर्गत आप लोग संगम युग की प्रारंभिक जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। अब आपको संगम युग की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अन्य स्थितियों के बारे में बताया जाएगा। संगम काल के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 3 वंश यहाँ थे, चोल, चेर, पांड्य। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में पांड्यों का राज्य था। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं चेर वंश का, चेर राज्य का। वर्तमान केरल का क्षेत्र प्राचीन काल में चेर के नाम से प्रसिद्ध था। चेर राज्य का विस्तार पांड्य राज्य की उत्तर पश्चिम की घाट की पहाड़ियों तथा समुद्र तट के बीच के भाग में था। इस युग का यानी कि अगर आज के उसमें भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में बताऊं तो कोयम्बटूर का कुछ भाग और सलेम इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। संगम कवियों ने चेरों को महाभारत से जोड़ने की भी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय युद्ध में भाग लेने वालों को चेर राजा ने अपने यहाँ भोजन करवाया था। इस युग का प्रथम ऐतिहासिक राजा चेर वंश का जो प्राप्त होता है, इसका नाम वो था उदयनजीरल। इसने लगभग 130 ईस्वी में यहाँ पर शासन किया था और महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन भी करवाया था। उदयनजीरल महत्वपूर्ण था, लेकिन इसकी किसी उपलब्धि की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। उदयनजीरल का पुत्र था जिसका नाम था नेदुनजीरल। नेदुनजीरल की जानकारी हमें नेदुनजीरल आदन इसका नाम प्राप्त होता है और इसने लगभग 155 ईस्वी के लगभग इसने शासन किया था। यह उल्लेख मिलता है कि इसने मालाबार तट पर किसी शत्रु को पराजित किया और कुछ यवन व्यापारियों को बंदी बना लिया। यवन जब शब्द यहाँ आया है तो यवन शब्द प्रयोग किया जाता है विदेशियों के लिए, और यह वह समय था जब भारत में रोम और पश्चिमी देशों के साथ व्यापार चल रहा था। बहुत अच्छे स्तर पर यह व्यापार चल रहा था। तो यहाँ यवन से तात्पर्य रोम और अरब व्यापारियों से माना जा सकता है। यह भी कहा गया है कि नेदुनजीरल ने 7 राजाओं को परास्त कर अधिराज की उपाधि को धारण किया था और अपने राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया था। लेकिन नेदुनजीरल किसी चोल राजा से लड़ते हुए मारा गया। नेदुनजीरल आदन के 2 पुत्र थे। एक का नाम कलयंकड़ी और दूसरे का नाम था सेनगुट्टुवन। सेनगुट्टुवन 180 ईस्वी के लगभग राजा बना। यह बहुत महत्वपूर्ण राजा था। तमिल साहित्य में इसका बहुत वर्णन प्राप्त होता है। इसे साहसी योद्धा और इसे साथ ही कला और साहित्य का संरक्षण देने वाला राजा कहा गया है। सेनगुट्टुवन को ने भी अधिराज की उपाधि धारण किया था। इसका जो गान है वह पर्णन नामक कवि ने बहुत अधिक किया है। इसने पत्नी पूजा या पत्नी धार्मिक संप्रदाय को शुरू कराया। जब आप लोग शिलप्पदिकारकम के बारे में पढ़ रहे थे तो उसी समय में यह है कि उसी ग्रंथ के पश्चात जो पत्नी पूजा है, जिसे कन्नगी पूजा कहा जाता है, वो दक्षिण भारत में शुरू हुई। तो ये कहा जाता है सेनगुट्टुवन के समय में ही पत्नी पूजा को प्रारंभ करवाया गया था और यह एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ था। इसके अंतर्गत पत्नी की देवी के रूप में मूर्ति बनाकर पूजी जाती है। यह बताया गया है कि सेनगुट्टुवन ने इस मूर्ति का पत्थर किसी आर्य राजा को युद्ध में हराकर प्राप्त किया और उसे गंगा नदी में स्नान कराने के पश्चात अपनी राजधानी ले आया। सेनगुट्टुवन के बाद चेर वंश कई उपशाखाओं में विभक्त हो गया, लेकिन सेनगुट्टुवन के पश्चात महत्वपूर्ण राजा जो हुआ वो अंदुवन और उसका पुत्र वाली आदन हुआ। अय और पारी भी यहाँ के राजा बने। इस तरह से चेर वंश जो था यह संगम काल में विकसित हुआ। संगम इसके अंतर्गत यह जो समाज था यह मातृ प्रधान समाज था, लेकिन बाद में यह पितृ प्रधान समाज में परिवर्तित होने लगा। इसी काल में दक्षिण भारत में गन्ने की खेती भी शुरू हुई। इस तरह से चेर वंश के राजाओं ने अपने तत्कालीन चोल और पांड्य राजाओं से संघर्ष करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखा था। चेर वंश के बाद
हम अध्ययन करते हैं चोल राज्य का। चोल राज्य, इसका विस्तार पूर्व में पेन्नार नदी से पश्चिम में कुर्ग तक था। ठीक है, यह इसके अंतर्गत चित्तूर, उत्तरी अर्काट, मद्रास से चंगलपुट्ट तक का भाग, तंजौर, त्रिचनापल्ली आदि क्षेत्र आते थे। इस काल का जो सबसे महत्वपूर्ण राजा इस राज्य का था, उसका नाम मिलता है हमें करिकाल। उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें यह सूचना प्राप्त होती है कि उसका बचपन बहुत कठिनाई से व्यतीत हुआ। बचपन में उसका पैर जल गया, बाद में उसे उसके शत्रुओं ने बंदी बना लिया, उसका राज्य छीन लिया और उसे जेल में डाल दिया। लेकिन करिकाल ने 190 ईस्वी के लगभग अपने समस्त शत्रुओं को पराजित किया और अपने पैतृक राज्य पर पुनः उसने अपना अधिकार कर लिया। करिकाल ने चेर और पांड्य राजाओं के साथ भी युद्ध किया था। करिकाल ने एक सुदृढ़ नौसेना गठित की, श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और इस विजय अभियान में उसने करीब 12,000 लोगों को बंदी बनाया और उन बंदी बनाए हुए लोगों को उसने पुहार-पुत्तन के बंदरगाह के निर्माण के कार्य में लगा दिया। ठीक है, इसके अलावा यह एक कुशल प्रशासक भी था। इसने अनेक लोक हितकारी कार्य भी किए थे। इसने कावेरी नदी पर बांध बनवाया, जिसका प्रयोग सिंचाई की सुविधा के लिए किया जाता था। इसने पुहार-पुत्तन नगर का निर्माण कराया। इसके दरबार में अनेक विद्वानों को आश्रय प्राप्त था और यह वस्तुतः प्रजावत्सल राजा कहा जाता है। करिकाल को चोल वंश का महानतम राजा संगम काल का कहा गया है। उसके 3 पुत्र थे। अब 3 पुत्रों के बारे में ये कहा जाता है कि करिकाल के बाद चोल साम्राज्य का विभाजन कई भागों में हो गया और उसके बाद नेडुनगल्ली ने उसके राज्य पर, करिकाल के ही बचे हुए राज्य पर शासन किया था। बाद में उन्होंने चेरों को हराकर उनकी राजधानी करूर के ऊपर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। धीरे धीरे चोलों की शक्ति ये संगम काल के अंतर्गत थी, वो नष्ट होने लगी, कम होने लगी। बाद में 9वीं शताब्दी ईस्वी में विजयालय के नेतृत्व में चोलों ने पुनः अपनी शक्ति को संगठित किया और दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति वे बन गए। संगम काल की तीसरी प्रमुख शक्ति थी पांड्य राज्य। ये पांड्य शासक वही थे जिन्होंने संगमों का आयोजन कराया, विद्वानों की परिषद आयोजित कराई थी। इनका राज्य कावेरी के दक्षिण में था। आधुनिक मदुरा, तिरुनेलवेली के जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग इसके अंतर्गत शामिल था। इसका उल्लेख मैगस्थनीज ने भी किया है। रामायण महाभारत में भी इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है और अशोक के अभिलेखों में भी इस वंश का उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक पांड्य राजाओं में वडिम्ब, लंबनी उल्लेखनीय है। इसके अलावा नेडियोन, मकीर्ति, इनके नाम भी मिलते हैं। नेडियोजन का अर्थ है लंबे कद वाला। नेडियोन के बारे में कहा गया है कि उसने पहुरली नदी को अस्तित्व प्रदान किया और समुद्र की पूजा शुरू कराई। इसका जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम था नेडुनजेलियन। नेडुनजेलियन 210 ईस्वी के लगभग गद्दी पर बैठा। नेडुनजेलियन अल्पायु था जब उसे गद्दी मिली और उसके समय में चेर, चोल और 5 अन्य राजाओं ने मिलकर उसके राज्य को जीत लिया और मदुरा को पर उसकी राजधानी मदुरई पर अधिकार कर लिया। लेकिन नेडुनजेलियन अत्यंत वीर था। उसने अपने शत्रुओं को राजधानी से भगा दिया और चोल राज्य की सीमाओं में घुस गया और जहां उसने सभी को परास्त किया। चेर राजा शेर को उसने बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल दिया और इसके अलावा चेरों के कुछ क्षेत्रों पर भी उसने अधिकार कर लिया। बहुत कम उम्र में ही नेडुनजेलियन ने न केवल अपने राज्य को बनाए रखा, अपितु उसने एक विशाल साम्राज्य का विस्तार भी किया। नेडुनजेलियन विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। संगम युगीन कवियों ने उसकी उदारता और दानशीलता की प्रशंसा की है। वह वैदिक धर्म का पोषक था। उसने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करवाया और उसके समय में उसकी राजधानी मदुरा दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नगरों में से एक थी। बाद में करीब 7वीं शताब्दी में पांड्य वंश का पुनः उत्थान हुआ और उन्होंने दक्षिण भारत की राजनीति में एक बार फिर से प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया। अब बात करते हैं प्रशासनिक स्थिति की। संगम युगीन काल के बारे में इसकी प्रशासनिक स्थिति की जानकारी भी हमें संगम साहित्य से ही प्राप्त होती है।
संगम साहित्य से ही हमें शासन व्यवस्था की थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ वंशानुगत राजतंत्र व्यवस्था थी। वंशानुगत का मतलब है पिता के बाद पुत्र को ही पद की प्राप्ति होती थी। राज्य का प्रमुख राजा होता था, इसीलिए इसे राजतंत्रात्मक कहा गया है। राजा निरंकुश था, यानी कि राजा की शक्ति सर्वोच्च थी, उसके अधिकार और शक्तियाँ असीमित थी, लेकिन व्यवहार रूप में उस पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया था। उस पर जनप्रतिनिधियों की 5 समितियों का नियंत्रण रहता था और साथ ही कुछ परंपरागत नियम थे जिनका पालन करना उसके लिए आवश्यक होता था। उसके बुद्धिमान मंत्री, दरबारी कवि आदि भी उसे निरंकुश होने से रोकते थे। संगमकालीन कवियों ने राजा की सदाचरण और नैतिकता पर बहुत अधिक बल दिया है। राजा के लिए प्रजाहित सर्वोच्च था। राजा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी प्रजा से पुत्र के समान व्यवहार करेगा और उसके सुख दुख का ध्यान रखेगा। तमिल राजा देश के लोग दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखते थे और इसीलिए राजा की तुलना उस बैल से की गई है जो भारी बोझ से लदी गाड़ी को दुर्गम मार्ग से खींचकर ले जाता है। अकाल की स्थिति के लिए भी राजा की दुष्टता और उसके कुशासन को उत्तरदायी माना जाता था। यह 5 समितियाँ राजा पर नियंत्रण रखने के साथ साथ विभिन्न कार्यों को करती थी। उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम नहीं था, लेकिन जब हम वंशानुगत राजतंत्र की बात करते हैं तो यह माना जाता है कि उत्तराधिकार के लिए युद्ध भी हुआ करते थे। कभी कभी एक साथ कई राजा शासन करते थे। जैसे अभी बताया, पांड्य शासक नेदुंजीरल के बाद उसके 3 पुत्रों का उल्लेख मिलता है जो विभिन्न क्षेत्रों के स्वामी थे। राजा ब्राह्मण धर्म के मतानुयायी थे और ब्राह्मणों की सभा से परामर्श प्राप्त करते थे। ब्राह्मणों को प्रशासन में सर्वोच्च अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थीं। इस काल के कवियों ने भी राजा को यह सलाह दी है कि वो ब्राह्मणों को सभी प्रकार के करों से मुक्त रखें। राजधानी में राजसभा होती थी जिसे नालवई कहा जाता था। राजा न्याय कार्य भी करता था। स्थानीय शासन को भी महत्व इस काल में दिया गया। नगर और ग्राम में अलग अलग सभाएं होती थीं। नगर सभा का मुख्य कार्य शासक को न्याय के कार्य में सहायता देना और उसे परामर्श देना होता था। ग्राम सभा गांव के अंतर्गत कार्य करती थी। गांवों में पंचायत का बहुत महत्व था। राजा पंचायतों के परामर्श से ही गांव के लिए कानून बनाता था और ये चीज़ हमें आगे चोल राज्य में दिखाई भी देती है, जहां स्थानीय प्रशासन को बहुत अधिक महत्व दिया गया। राजा को न्यायोचित कर या भेंट लेने की ही सलाह दी गई है। तमिल देश के प्रमुख अधिकारियों में पुरोहित, मंत्री, सेनानायक प्रमुख थे। इनके अलावा ज्योतिषी, दूत, गुप्तचर आदि भी महत्वपूर्ण थे। राजप्रसादों में यवन स्त्रियां अंगरक्षिकाओं के रूप में नियुक्त की गई थीं। यवनों से तात्पर्य, याद रखिएगा, पहले भी बताया था, रोम, अरब इत्यादि देश के लोगों से है। राजा जो था वह प्रथम और अंतिम न्यायाधीश होता था। निर्णय के विवरणानुसार चोलों की राजधानी उरैयूर निष्पक्ष न्याय के लिए प्रसिद्ध थी। पांड्य नेदुंजेलियन को जब यह पता चला कि उसने निर्दोष कोवलन को मृत्युदंड दे दिया तो शोकाकुल होकर उसने स्वयं दम तोड़ दिया। चेर सेनगुट्टुवन को जब नेदुंजेलियन के इस घोर अन्याय की सूचना मिली तो पड़ोसी होने के कारण वह भी लज्जित हुआ। दंड विधान बहुत कठोर था। संगम साहित्य में हमें फौजदारी मुकदमों के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। व्यभिचार के लिए मृत्युदंड का विधान था। व्यभिचार के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति के घर में प्रवेश करते हुए पकड़े जाने पर उस व्यक्ति के पैर काट दिए जाते थे। दंड विधान बर्बर था, लेकिन दीवानी मामलों में कठोर सजा नहीं थी। जो लोग कर नहीं दे पाते थे वो रियायत के लिए राजा से प्रार्थना करते थे और राजा उन पर सहानुभूतिपूर्ण रवैया उनके साथ अपनाता था। झूठी गवाही देना पाप समझा जाता था, लेकिन इसके लिए क्या दंड विधान था ये उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता। तिरुवल्लुवर के ग्रंथ कुरल में हमें कुछ दूतों के कार्यों का वर्णन भी प्राप्त होता है कि वे संदेशवाहक और मध्यस्थ का कार्य करते थे।
शिलपद्धि कारकम में सेनगुट्टुवन द्वारा 1000 दूत नियुक्त किए जाने का उल्लेख मिलता है। ये बड़ी संख्या में ये लोग अपने साथ गुप्तचर भी रखते थे। संगम साहित्य में गुप्तचरों को वेय और ओर्रू कहा गया है। अपने तथा दूसरे राज्यों के विषय में अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर वे राजा को उपलब्ध कराते थे और आवश्यकता अनुसार राजा को परामर्श देते थे। प्रधान सेनापति को शिलपद्धि कारकम में तलईवन या तानेत कहा गया है। वह उच्च वर्ग का विल्लाल होता था। कुरल में विजयी सेना को राजा की समृद्धि का साधन बताया गया है। पेशेवर लड़ाकू कबीले भी थे जिन्हें सेना में विशेष रूप से भर्ती किया जाता था। संगम युग में अभी आपको बताया था मैंने कि चोल राजा करिकाल ने एक नौसेना बनाई और उस नौसेना के आधार पर श्रीलंका पर भी अधिकार किया था। इसका मतलब एक शक्तिशाली नौसेना जो थी वो उनके पास थी। युद्ध में व्यापक हिंसा, लूट, तोड़फोड़, फसलों को नष्ट करना, पराजित को बंदी बनाना आम बातें थी। जीते हुए क्षेत्र लूट की संपत्ति को राजा अपने सामंतों, सेनानायकों, संबंधियों आदि में बांट देता था। युद्धबंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। अभी भी बताया था कि 12,000 लंका से जो युद्धबंदी थे उन युद्धबंदियों को पहाड़ के बंदरगाह के निर्माण में लगा दिया गया था। बंदी बनाई गई स्त्रियों को दासी, रखेल आदि बना लिया जाता था। विजेता राजा पराजित राजा के राजमुकुट छीनकर उसे नुपुर के रूप में पैर में पहन लेता था, यानी कि ये इस बात का द्योतक होता था कि उन्होंने उसे पराजित कर दिया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था का प्रारंभ संगम काल में प्रारंभ हो गया था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था की जो भी विशेषताएं होती हैं, लगभग समस्त विशेषताएं, समस्त बिंदु यहाँ संगम काल में भी यहाँ विद्यमान रहे थे। इसके आगे सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में आपको अगले वीडियो में बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।